अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक मीठी सी सुबह के साथ। जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, एक अच्छी भरपूर और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। वैसे तो हर इंसान ही ये कोशिश करता है कि वो कामयाब होता जाए, लेकिन कुछ लोग हम अपने देखते हैं अपने इर्द गिर्द के अपने टारगेट अचीव करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उनको मेहनत रिक्वायर्ड होती है, और फिर हालात और लोगों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। और हम अक्सर, आप लोग भी ऐसे लोग देखते ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी पर अफसोस और ख़ुद से शिकायत करते हुए हमेशा हमें नज़र आएंगे कि काश हम फ़लाँ वक्त पर ये काम कर लेते, फ़लाँ वक्त पर हम ये फ़ैसला कर लेते तो हमारे साथ शायद ऐसा ना होता। तो वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो आपको जो है हमेशा शिकायत करते ही नज़र आएंगे, और ये वही गलती होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और हम कई अपॉर्चुनिटीज़ इसी वजह से ज़ाया कर लेते हैं। हमें ख्याल भी है कि ज़िंदगी में मौक़े जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, और हर आने वाला दिन जो है एक नई उम्मीद और एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है हमारे लिए। तो इस हवाले से एक अंग्रेज़ी मकूला भी है कि इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में कभी भी देर नहीं होती। तो कभी भी काम आप लोग शुरू कर सकते हैं। अपने माजी को, जो माजी में आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका पछतावा ना करें, आगे बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं नन्ही मुन्नी दुनिया के हवाले से। तो बच्चों की तालीम और तरबियत एक खासा मुश्किल टास्क समझा जाता है, और मुझे भी याद है कि जब हम छोटे होते थे तो वालिदैन जब बच्चों को स्कूल या मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए लेकर जाते थे तो वहाँ पर टीचर से ये ख़ास तौर पर कहा जाता था कि अब आप पर भरपूर हमें एतमाद है, और आज से इसका जो गोश्त है वो हमारा, ये गोश्त आपका और जो हड्डियाँ हैं वो हमारी हैं। और ये जुमला इस बात का इशारा देता था जनाब कि बच्चे तालीम में दिलचस्पी अगर नहीं लेंगे तो उस्ताद को डांट डपट और मारपीट का मुकम्मल इख्तियार है, और जिसकी वजह से बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के कई वाक़यात भी हम लोगों ने देखे कि सामने भी आए हैं, और जिसमें एक दो वाक़यात ऐसे भी थे जिनमें स्टूडेंट्स उस्ताद की मार से मौत के मुंह में भी चले गए, और जिसके बाद कौमी असम्बली में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए बिल पेश किया गया, जो कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी पास हो गया था, और जिसके बाद बच्चों को किसी भी किस्म की जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी होगी और मुलव्वस उस्ताद को नौकरी से भी फारिग कर दिया जाएगा। इस हवाले से दो नज़रियात जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से एक के मुताबिक जिस्मानी सज़ा बच्चों की खुद एतमादी को ठेस पहुंचाता है, जिसका असर उसकी ज़िंदगी पर बराह रास्त पड़ता है, जबकि जो दूसरे मकतबा फ़िक्र का मानना है कि बच्चों पर सख्ती किए बगैर ऐसा अंदाज में उनकी तरबियत या तालीम जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। तो इस इशूज़ को किस तरह हम लोग जो है ठीक कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिदा खालिद हैं, कंसल्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। रिदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और रिदा, जैसे मैं बता रही थी कि बच्चों के हवाले से अभी भी दो जो है नज़रियात हमें मिलते हैं कि एक जो है वो मारपीट के, आप बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से अच्छा खासा एहसन अंदाज में उनको मार पीट सकते हैं, लेकिन दूसरा आता है कि नहीं, उनको हाथ तक नहीं लगाना। तो आपको क्या लगता है ये दो नज़रियात में क्या फ़र्क है और किसकी तरफ हमने जाना है? मैं समझती हूँ कि दोनों नज़रियात, एक तो कि आप फर्म एटीट्यूड रखें बच्चों के साथ और एक मारपीट करें, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्म एटीट्यूड को अगर हम इस तरह से लें कि डे 1 से बच्चे की ट्रेनिंग ऐसे की जाए कि उसको पता हो कि डूज क्या हैं और डोंट्स क्या हैं, और अगर पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट ने नो बोल दिया है तो उस नो का क्या मतलब है। अगर किसी एक पेरेंट ने नो बोल दिया तो दैट नो शुड बी जर्नलाइज्ड। दैट मीन्स के घर पे जितने भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस नो को पर उनका भी वही रिएक्शन हो जो एक बंदे का है, फिर ही उसकी तरबियत बेहतर हो सकती है। दूसरी बात ये कि फर्मनेस को या सख्ती को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि बच्चे को, जैसे मैंने पहले कहा कि डूज एंड डोंट्स का पता हो, और दूसरी एक टर्म इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी टाइम। ठीक है। क्वालिटी टाइम से मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मली बच्चों के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम उनकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरी हो गई है। ठीक है। लेकिन क्वालिटी टाइम में ये आता है कि आप बच्चे को उसकी एक्टिव लिसनिंग हो, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप हो, और एक कम्युनिकेशन, जो अक्सर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि हमारे टीन एजेस में बच्चे जो हैं पीयर इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है और वो
बैड कंपनी का शिकार हो जाते हैं। तो जब एक हम बच्चों के साथ रोज़ाना 10 मिनट पूरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, सिबलिंग्स और पेरेंट्स बैठे, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, अपनी थॉट्स शेयर करें और उनको डूज एंड डोंट्स इन अ वेरी हम्बल वे, इन अ वेरी असर्टिव वे बताए जाएं, बजाय इसके कि हम नॉर्मली डिक्टेटर बन जाते हैं कि ये करना है तो करना है। मतलब बच्चे की नहीं सुनते, हम लोग अपनी जो चीजें वो इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स डे टू डे लिविंग में हम भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड बीइंग पेरेंट्स होते हैं और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन नॉर्मली उन्हीं उस बंदों पे निकालते हैं जो ज़रा सबमिसिव होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं और वो टारगेट बच्चे ही बनते हैं। तो जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ तो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। रिदा, क्वालिटी टाइम जैसे आपने बताया कि क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी टाइम को एक दफ़ा मतलब डिटेल में बता दें कि हमारे देखने वालों को, क्वालिटी टाइम वो नहीं होता जो आप अपने बच्चों की सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, उसको सारी चीज़ें लेकर दे रहे हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं होता। अगर आपका बच्चा आके बैठा हुआ है तो आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम एक्चुअली है कि अब वो ज़रा डिटेल में जी ज़रूर। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि आप बेशक दिन के 10 मिनट से स्टार्ट करें, सारी फैमिली जो इमीडिएट फैमिली है, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, वो बैठें जैसे खाने पे बैठते हैं, उसमें कोई गैजेट का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। और हम ओपनली पहले शेयर करें, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप करें कि पेरेंट्स शेयर करें अपनी रूटीन, आज हमने दिन में ये एक्टिविटीज़ की, बच्चों को कहीं पूछें कि आपने क्या किया, फिर मेरे फलाने रिएक्शन से आप कैसा फील करते हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आप एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं होते, आपकी फीलिंग्स हर्ट तो नहीं होती, और आपके इस रवैये से मैं ऐसा फील करता हूँ, ठीक है। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ना, बजाय इसके कि इन अ नेगेटिव वे आप पोर्ट्रे करें और आप हार्श पेरेंटिंग की तरफ जाएं, जब आप ज़रा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं ना तो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है। एंड देन किड्स लर्न कि हमने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करके उनको हमने सारी चीज़ बतानी है। हाँ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पेरेंट्स, फिर जैसे अक्सर पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल जेस्चर्स भी दे देती हैं, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हम दे देते हैं, तो वो इट्स सेल्फ बच्चों की जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम है उसको बड़ा लो कर देता है। तो हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए कि हम ओपन लिसनिंग करें ताकि वो भी हमारी बात को अंडरस्टैंड करें और ओपनली उसको एक्सेप्ट मतलब करें। और कह लें कि अपने दरवाजे खोल के रखें कि बच्चा आके किसी भी तरीके की बात कर सकता है, एटलीस्ट वो झूठ आपसे ना बोले, आपके गुस्से की वजह से या आपकी सख्ती की वजह से, वो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी बात जाके अपने वालिदैन से शेयर कर सकता हूँ। हाँ। दूसरा, अगर जैसे कहते हैं कि अगर सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो फिर उन्हें कैसे पढ़ाई की तरफ जो है वो माइल करें कि अगर उनके ऊपर सख्ती नहीं करें लेकिन वो संजीदगी से पढ़ें भी। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ अपने जिन बच्चों के साथ मैं डील करती हूँ उनके पेरेंट्स को कि आप यू ऑलवेज स्टार्ट विद द किड्स डिज़ायरेबल सब्जेक्ट। ठीक है 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, कोई एक चीज़ तो उसको पसंद होगी, कोई एक टॉपिक तो उसको पसंद होगा, ठीक है। आप उससे स्टार्ट करें। अगर बच्चे का बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और आपको बज़ोर उसको पढ़ाना पड़ता है और बहुत फर्म होना पड़ता है, तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप और बच्चा अकेला रूम में हो, कोई तीसरी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और फिर आप पहले उसके साथ रूल्स सेट कर लें बच्चे के साथ कि फॉर एग्जांपल लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 15 मिनट्स के हम विल स्टार्ट विद योर डिज़ायरेबल सब्जेक्ट, और 15 मिनट्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई पानी नहीं पीना, कोई वॉशरूम नहीं जाना, कोई मामा एक बात सुन ले, बाबा एक बात सुन ले, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन अगर आपने ये चीज़ फुलफिल की, देन आफ्टर 15 मिनट्स यू विल बी रीइंफोर्स्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, ठीक है। एनी एक्टिविटी द चाइल्ड लाइक्स, वेदर इट्स पेंटिंग, वेदर इट्स कलरिंग, वेदर मेजेस हैं या कोई और डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, उसने किसी टॉय के साथ खेलना है, यानी आफ्टर एवरी 15 मिनट्स अगर वो आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो ही शुड बी अप्रिशिएटेड और उसको 5 मिनट्स का रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा और उसका बिहेवियर जो है
टुवर्ड्स स्टडी वो ज़रा स्ट्रेंथन होगा इससे। तो क्या रिदा ये जो मारपीट होती है पहले ज़माने में, अब तो बहुत कम हो गई है, पहले ज़माने में जब हम पढ़ते थे बहुत मारा करते थे बच्चों को, तो हर बच्चे पर ये मुख्तलिफ तरह का जो है असर छोड़ कर जाती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो इतनी मार खाते हैं उसके बाद वो ढीठ हो जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो कह लें कि बुज़दिल से हो जाते हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो क्या फिर हमें करना चाहिए, मतलब इसकी क्या वजह है? देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगी और मैं डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करूँगी, क्योंकि हमारी परसेप्शन डिफरेंट है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं। सेम इज़ विद द किड्स। बहुत बेजा सख्ती, बेजा मारपीट जो है उस बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ इस्टीम को बहुत लो कर देती है। कुछ बच्चे, यूर राइट, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं टू अ पॉइंट के मारपीट और वो चीज़ें जो हैं उनको अफेक्ट ही नहीं करती। ठीक है, जैसे दो बच्चे हैं, दोनों को सेम रिस्पॉन्स मिला है, मारपीट मिली है, एक बच्चा विल क्राई एंड हिल बी, मतलब वो अपने शेल में चला जाएगा और वो एक they can develop social anxiety issues, they can develop social phobia, उनको performance anxieties हो सकती हैं, उनकी पूरी जो है लाइफ वो आगे से वो सफ़र कर सकते हैं। और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल चिल, ये तो वैसे मुझे दिन में 10 दफ़ा ऐसा हो जाता है, दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल विद मी, बट यू नेवर नो दैट किड उसके अनकॉन्शियस में वो चीज़ किस तरह से अफेक्ट कर रही है और उसकी नियर फ्यूचर लाइफ में उसका क्या असर पड़ेगा उसकी पर्सनालिटी पे, उसके क्लोज रिलेशनशिप्स पे। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। मतलब फिर हर बच्चे को उसकी नफ्सियात के हवाले से फिर हमें उसके मुताबिक ही डील करना पड़ेगा, वो चाहे पेरेंट्स हो, वो चाहे टीचर्स हो। बिल्कुल। वो आपने कहावत, मेरी अम्मी बचपन में हमें यही कहती होती थी कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नज़र से, कि बच्चों को पता हो कि आपकी कौन से नॉन वर्बल जेस्चर पे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम शुरू से बच्चे को ट्रेन ऐसे करें ना, कि अक्सर अगर आपने देखा हो कि बच्चे घर पे बिल्कुल ठीक होते हैं, दो मेहमान आ जाते हैं ना, वो थोड़े से ओवर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। ओके, उनके सामने तो माम मुझे मोबाइल भी दे देंगी, मुझे ये भी मिल जाएगा, मेरी हर जिद पूरी हो जाते हैं जो नॉर्मली वो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो जब हम, जैसे मैंने पहले कहा, क्वालिटी टाइम, जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो जितनी भी हमारी ये जो चीज़ें होती हैं ना कि ये चीज़ नहीं होनी, जो हमने करेक्शन करनी होती है, वो इन स्टोरी टेलिंग वे अगर हम साथ साथ डेली बेसिस पे उसको कम्युनिकेट करते जाए ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे अब अगर एक क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पर टीचर के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी होती है। मतलब वहाँ पर एक क्लासरूम में 20 बच्चे तो होंगे, 20 से 25 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो किस तरह टैकल करें, हर बच्चे की अलग अलग जो नफ्सियात है उसको अलग से टैकल करना है, डील करना है, तो फिर किस तरह वो एक साथ बच्चों को लेकर चलें? बिल्कुल, आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें जो मॉन्टेसरी लेवल तक तो 2 टीचर्स वो एक क्लास में प्रोवाइड करते हैं, तो वो समहाउ कुछ ना कुछ केटर हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जैसे ही हम ज़रा बड़ी क्लासेस की तरफ जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स आती हैं। सो फॉर वन टीचर टू डील विद 20 to 25 किड, और उसमें अगर कुछ बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए ये चीज़ डील करना। पर इसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। अच्छा, ठीक है, कि कौन से बच्चे उनको बिहेवियर इश्यूज हैं, वो राउडी हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, उनको अटेंशन का इशू है, या वो डिस्टर्ब करते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं क्लास में दूसरे बच्चों के साथ। आप उनको आइडेंटिफाई करके आगे बिठाएं ताकि वो टीचर की 1-on-1 अटेंशन में हों और डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये कि अब तो जो जितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इश्यूज के साथ बच्चे कोई आए तो उन्होंने आप कैसे डील करना है, कैसे वर्कआउट करना है। मतलब ट्रेनिंग होना शुरू हो गई है। और अब हर बड़े स्कूल में SNAs हैं, एक स्पेशल सेटअप उन्होंने बना दिया हुआ है। जिन बच्चों को इश्यूज होते हैं, जिनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, या उनको उनकी अब्यूज़ की हिस्ट्री है घर पे, तो दे डू वर्क ऑन दोज किड्स और दे डू कॉल देयर पेरेंट्स फॉर काउंसलिंग एंड ऑल। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट कर रही हैं। तो क्या लगता है रिदा आपको कि वालिदैन को भी
पेरेंटिंग क्लासेस लेने की अब ज़रूरत पड़ चुकी है अब के दौर में, क्योंकि पहले वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ लेते हैं और एंड पे फिर वो कहते हैं कि अब हमारा बच्चा जो बिगड़ गया है, जिद करता है, ढीठ हो गया है, तो पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की क्लासेस लेनी चाहिए अब। मेरा ख्याल है लेनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत कम है कि हम गलत हैं। पता है क्या बात होती है, मैं ये समझती हूँ कि अगर पेरेंट्स की भी हार्श पेरेंटिंग की हिस्ट्री है ना, अच्छा, तो वो बहुत चीज़ मैटर करती है कि मतलब वो फिर अपने आगे अप्लाई बच्चों की करेंगे। अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं। इट कैन बी पैराडॉक्सिकल कि कुछ पेरेंट्स की अगर हार्श पेरेंटिंग की हिस्ट्री है तो दे कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। वो बहुत उनको एक्टिवली लिसन करेंगे, उनकी हर नीड जो जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं वो उस पर काम करेंगे ताकि वो एक बेटर लाइफ अपने बच्चे को दे सके। एंड इन द अदर सिनेरियो इट कैन बी वर्स्ट, ठीक है, उतनी उससे डबल इनसिक्योरिटीज़, उससे डबल इंटॉलरेंस का मुजाहरा पेरेंट्स करते हैं। एग्जैक्टली। रदा खालिद हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। रदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जनाब बच्चों के हवाले से उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह करनी चाहिए, और जो दो नज़रियात आज भी मौजूद हैं कि बच्चे को मार पीट कर भी तालीम और तरबियत के हवाले से उसको किया जाता है, और अगर मार पीट कर आप बच्चे से एक काम करवा सकते हैं, प्यार से आप बच्चे से 10 काम भी करवा सकते हैं। तो इसलिए प्यार को ज़्यादा जो है वो लेकर आइए अपनी ज़िंदगियों में, ताकि आप भी खुश रहें और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो भी खुश रहें। जीत भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए समाजी मसाइल के हवाले से, तो कानून और इंसाफ जो है वो मुआशरे के सब अफराद के लिए बराबर होता है, और अगर इस मुआशरे में रहते हुए किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती होती है तो मुखालिफिन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना उसका बुनियादी हक होता है। और जब भी किसी जगह कोई जुर्म होता है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसे FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। कुछ अर्सा कबल तक FIR दर्ज करवाना एक मुश्किल काम समझा जाता था, लोग एड़ियां घसीटते रहते थे, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती थी। फिर मीडिया और सोशल मीडिया की तरक्की के बाद अगर FIR दर्ज ना हो तो सारा मलबा जो है वो पुलिस पर डाल दिया जाता था। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए महकमा पुलिस की जानिब से FIR का इंदराज आसान बना दिया गया, लेकिन अब सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाने लगा है। जिसने भी अपने मुखालिफिन को तंग करना है वो उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा देता है। वजारत कानून की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूँ तो गुज़श्ता बरस पंजाब में दर्ज होने वाले मुकदमात में से 26% जो मुकदमात थे वो जाली और झूठे थे। और झूठी FIR दर्ज करवाने का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से चेक एंड बैलेंस के लिए क्या मैकेनिज्म मौजूद है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर शाहजहां हैं, माहिर कानून है। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शाहजहां, कैसे हैं आप? जी थैंक यू मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह मैं बता भी रही थी कि फिगर्स इसके हवाले से कि 26% जो FIR वो झूठी जो है वो मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, और ये फिगर्स जो है साल साल बढ़ते ही जाते हैं। तो मुझे बताइएगा कि FIR दर्ज करवाने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जैसे अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। कोई भी काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस अगर कोई जुर्म होता है वो आप देखें या मैं देखूं या कोई भी इंसान देखे, वो जाके उसको पुलिस को उसकी इतला करेगा। ठीक है। ये महज इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है कि पुलिस को जाके आपने बताना है कि ये वक़ुआ हुआ है या वाक़या होने वाला है। पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, एक मखसूस रजिस्टर है, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। सो इसकी रजिस्ट्रेशन कोई ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीजर प्रोसेस नहीं है, बड़ा सादा सा है। बल्कि मुझे इत्तेफाक हुआ है अंग्रेज सरकार के ज़माने की FIRs पढ़ने का। अच्छा। तो वो तो महज 2 लाइनों की FIR होती थी। सिर्फ इतना है कि जी ये वाक़या हो रहा है या हुआ है, और पुलिस लिख देती थी कि हम वक़ुआ पे जा रहे हैं, सिर्फ 2 लाइनों की। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ इसकी सैंक्टिटी कानून की नज़र में बढ़ा दी गई,
तो इसलिए ये इतनी अहम होती चली गई है, वरना इसका कोई प्रोसेस ऐसा इसका इतना लंबा इतना कोई लंबा कुछ भी नहीं। कोई प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब निस्बतन जो एफआईआर दर्ज करवाना बहुत आसान हो गया इसका प्रोसेस। इसकी वजह से ये जो शरह है फेक न्यूज़ की या फेक आप कह लें एफआईआर की बढ़ती जा रही है। पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं भी जानती हूँ कि वो जाते थे एफआईआर दर्ज करवाने भी, तो उनकी कोई नहीं सुनता था, या फिर एफआईआर दर्ज करवाई ही नहीं जाती थी पुलिस स्टेशन में जाके। तो क्या अब क्या वजह बन रही है कि इतनी ज़्यादा जो इसकी शरह बढ़ती जा रही है? देखिए, एफआईआर मैं तो अभी भी समझता हूँ कि किसी भी शरीफ आदमी के लिए एफआईआर दर्ज करवाना बहुत ही मुश्किल है, और जो लोग इस काम के माहिर हैं 2 नंबर एफआईआर करवाना उनके लिए आसान है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स मौजूद हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा। इसलिए उनके लिए आसान ज़रूर है। मगर जो आपकी बात है झूठी एफआईआर के रुझान में जो इजाफा होता चला जा रहा है मुसलसल, मैं ये समझता हूँ कानूनी से ज़्यादा ये माशरती इशू है। अच्छा। झूठ हमारी माशरती और इंफरादी ज़िंदगियों में बहुत सरायत कर चुका है, और ये एफआईआर, झूठी एफआईआर उसी की एक रिफ्लेक्शन है। सो आपके लिए बड़ा आसान है कि अगर आपका किसी के साथ कुछ भी मसला है तो आप उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, क्योंकि जब तक वो उससे जान छुड़वाएगा वो ऐसे इतने लंबे एक प्रोसेस से गुजर चुका होगा कि उसका लिए माशी तौर पे भी वो मुश्किल होगा, और उसके बाद हमारे जिस तरह के माशरे में रेपुटेशन का तो कुछ रहता ही नहीं है अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो जाए, चाहे झूठी ही सही। सो मैं समझता हूँ कि इनका जो बढ़ता हुआ रुझान है ये माशरती हमारे इखलाकी नतात की वजह है, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको ज़िंदगी के हर पहलू में नज़र आएगा झूठ। तो क्या शाहजहां आपको लगता है कि मतलब जैसे मुखालिफिन को तंग करने के लिए या किसी को झूठी मुकदमे में फंसाने के लिए भी एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं, तो क्या पुलिस भी इसमें मुआवन होती है? क्या लगता है आपको? पुलिस बहुत मुआविन होती है। अच्छा। इसमें काफ़ी ज़्यादा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो थाना कल्चर है हमारा, जिसे इवन पुलिस के अपने अफसरान बाला बड़े परेशान और तंग हैं, क्योंकि देखिए एक एफआईआर रजिस्टर हो गई, वो पुलिस पर भी बोझ है, क्योंकि उस एफआईआर का क्या बना, कहाँ तक वो पहुंची है, तफ्तीश कहाँ पहुंची, मुकदमा कहाँ तक पहुंचा है, पुलिस की भी हायरार्की में उसकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। इससे ये पुलिस के अपने अफसरान बाला के लिए एक सर दर्द बन चुका है। लेकिन थाना कल्चर बदले बगैर ये बदला नहीं जा सकता, और जब तक थाना कल्चर नहीं बदलता बिल्कुल पुलिस मुआविन साबित होती रहेगी, और पुलिस की मुआवनत के बगैर हो तो जाती होंगी झूठी एफआईआर दर्ज, मगर मैं ये समझता हूँ कि उनकी मुआवनत के बगैर ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए तजर्बा आ जाता है जब थाने में लोग मौजूद होते हैं, उनको बहुत ये काम कर करके तफ्तीश कर करके काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि कब कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। सो उनको इस चीज़ का इदराक होता है। मगर जैसे मैंने पहले बात की माशरती इखलाकी इन्हतात की, तो पुलिस भी इसी माशरे से ही आती है, यहीं के वो लोग हैं, तो वो अपने मोनेटरी बेनिफिट्स के लिए चाहे जिस तरह भी हो वो फिर उनकी मुआवनत ज़रूर करते हैं, बल्कि कहानियां भी उनको बना कर देते हैं कि आप क्या लिखवाइए, आप कैसे लिखवाएं, किसको इसके अंदर गवाह बना दीजिए, किस जगह पे किसको खड़ा करके दिखाइए एफआईआर के अंदर। सो वो सारी कहानी भी पुलिस खुद बना के दे देती है, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देती है कि ये सारा कुछ आप कर सकते हैं ताकि केस जो है झूठा केस वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल इसी तरह है। वो देखिए जो एक आम शख्स है, जो शरीफ आदमी है, उसको नहीं मालूम कानून की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पहलू हो सकते हैं। तो जब वो पुलिस के पास जाते हैं और थाने में, जैसे मैंने थाना कल्चर की बात की, तो वो आगे से बताते हैं कि जी आप इसको गवाह डाल दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, ये दिखा दीजिए, अच्छा अकेले में हुआ है तो आप मेन सड़क पे ले आइए ताकि गवाहान को वहाँ पे दिखाया जा सके। तो पुलिस इसमें हर तरह से मुआवनत करती है। तो अगर ये झूठी जो एफआईआर होती हैं, अगर साबित हो जाता है कि इन्होंने झूठी एफआईआर करवाई थी, तो उसके खिलाफ सजा भी हो सकती है, और कितनी सजा हो सकती है? जी, उसके खिलाफ सजा हो सकती है। हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, उसकी शिक है 182 182। उसके अंदर बिल्कुल ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर एफआईआर झूठी साबित हो तो झूठी एफआईआर करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसकी 6 माह तक की सजा है। लेकिन अब सवाल ये है कि झूठी एफआईआर करवाने वाले ने तो न जाने किस खतरनाक जुर्म की एफआईआर रजिस्टर करवा दी, लेकिन उसके मुकाबले में जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो या उसके खिलाफ केस दर्ज हो तो वो सिर्फ 6 माह तक की सजा है। लेकिन उसमें भी एक इशू ये है कि वो पुलिस खुद से नहीं कर सकती, उसके लिए भी उस शख्स को या पुलिस को अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। अदालत के हुक्म के बाद 182 की कार्रवाई हो सकती है। अच्छा। सो अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन वो झूठी साबित हुई है और आपने अब उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करवानी है तो आपके लिए सिस्टम और मैकेनिज्म बड़ा मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है शाहजहां कि इस मसले से निपटने के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीम करने की जरूरत है? हमें बहुत अशद जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है तरमीम करने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये देखिए आपने एक तवाजुन कायम रखना है, एक बैलेंसिंग एक्ट होगा कि एक तरफ आप लोगों को डिस्करेज ना करें कि अगर वो वाकई कोई वकुआ देखें
तो वो रजिस्टर करने से घबराएं कि अगर ये झूठा साबित हो गया तो मेरे खिलाफ क्या होगा। दूसरी तरफ हमने झूठी FIRs का भी रास्ता रोकना है। सो तरमीम की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है और बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सिविल सोसाइटी है, वकला साहिबान है, जजेस साहिबान है, सबके ओपिनियंस मैटर करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत मुश्किलात हैं और इसका सोल्यूशन आसान बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है इस पे। तो क्या शाहजहां आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जो झूठे मुकदमा जिन पे दर्ज करवाए गए हों और वो काफ़ी लंबा अरसा तक चलते रहे हों? बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ कि 60-70% होते ही इसी तरह के मुकदमात हैं कि वो झूठे होते हैं, और इवन जो सच्चे भी होती हैं FIRs, उनके अंदर भी झूठ भरा जाता है। झूठ किसी भी फौजदारी मुकदमे के अंदर FIR से शुरू हो जाता है, बेशक सच्चा वकूआ हो। वो झूठ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पुलिस वाले बता देंगे, या जो अपने साथ वकला साहिबान को ले जाते हैं वो ज़रा ज़्यादा समझदारी दिखाना शुरू कर देते हैं और कहानी बताना शुरू कर देते हैं। एक बार जब FIR रजिस्टर हो गई, अब वो उसमें तफ्तीश भी होगी, उसके अंदर गवाहान के बयानात भी कलम बंद होंगे जो एक पहले 161 की पुलिस करती है। उसके बाद देखिए अदालत में जाएंगे आप। एक बार FIR रजिस्टर हो गई, आपकी जांच छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो आप बेल के लिए देखिए, उसमें भी आप वकला साहिबान को पैसे देंगे जो आपके लिए पेश होंगे। फिर इस सिस्टम में शुरू से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं करप्शन का एलिमेंट मौजूद है जो हम आए रोज़ देखते हैं, वहाँ पर भी आपके पैसे लगेंगे। फिर आपके खिलाफ FIR रजिस्टर होगी। बेशक हम कहते हैं कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मगर ऐसा नहीं है। लोग उसी वक्त जज करना शुरू कर देते हैं कि ये तो बड़े 2 नंबर किस्म के लोग हैं। तो ऐसे मुकदमात मेरे सामने बहुत हुए हैं और लोग बेचारों को उसमें जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हुआ है। आखिरकार FIR करवाने वाले को ही, झूठी FIR वाले को ही पैसे दे के जान छुड़वाते हैं कि तुम जाके बयान दो और हमारी जान और FIR जो है उसको कैंसिल करवा दो। जी, बिल्कुल। तो जो FIR के अगर तफ्तीश की बात की जाए, अगर जो प्रोसेस होता है उनमें तफ्तीश उनको कितनी देर की करनी होती है, मतलब टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितनी होती है, देन जो गवाहान के बयानात कलम बंद करवाने होते हैं वो कब से स्टार्ट होता है, देन अगर उन्होंने अपनी जो है बेल अगर प्रोसेस करवानी है तो वो फिर कितना टाइम टेबल होता है उनके? देखिए, इसके अंदर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है इन चीज़ों के लिए। देखिए, मुकदमे की नौयत पे भी डिपेंड करता है। तफ्तीश बहुत सारे मुकदमात में बहुत लंबी चलती जाती है और बहुत सारे मुकदमात में बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाती है। ये तो डिपेंड करता है किस नौयत का जुर्म है और किस तरह की FIR है। उसके बाद जहाँ तक आपने बेल का जिक्र किया, वो सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुल्जिम को पेश करेंगे रिमांड के लिए। जब उसका कोर्ट उसको जुडिशल कर देगी, वो भी डिपेंड करता है कि कितने दिन का रिमांड दिया जाता है। उसके बाद उसकी बेल है जो वो पॉसिबल हो सकती है। तो आपको क्या लगता है ये झूठी जो FIRs हैं ये हमारे मुआशरे पर कितना बड़ा बोझ डाल रही हैं? कानूनी तकाज़ों के हवाले से अगर बात की जाए, या मुआशरे में तो है ही है, अगर कानून पे देखें तो पहले ही बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जो होती ही नहीं है, एंड पे जाते ही नहीं है, उनका कोई कह लें कि ना सर का पता चलता है ना पैर का पता चलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से नहीं होता। तो कितना बोझ डाल रही है इस तरह की चीज़ें? देखिए, हम पुलिस पे तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि वो अंडर रिसोर्स हैं। उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, अफरादी कुव्वत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। 24-24 घंटे की ड्यूटीज करनी पड़ती हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो उनसे एरर्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर झूठी FIR उन्हीं के ऊपर बोझ बन जाती हैं कि ज़ाहिर है आपने उसको कंक्लूड भी करना है। फिर एक ही तफ्तीशी कई मुकदमात में अगर तफ्तीश कर रहा होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी यकीनन उससे इफेक्ट होगी। फिर हमारे अदालती निज़ाम पे बोझ बढ़ जाएगा क्योंकि ये केस ज़ाहिर है अदालत में जाएगा। तो अदालत ने अगर 10 केस सुनने हैं तो झूठी FIRs की वजह से उसको 16 केस सुनने पड़ेंगे। तो वक्त जो 10 मुकदमात को मिलना था वो अब 16 में तकसीम होना है, तो ज़ाहिर है थोड़ा वक्त मिलेगा। तो इसमें मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का बड़ा एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये मुकदमात बिल्कुल हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मफलूज कर रहे हैं। और ऐसे जिस तरह जो असल मुकदमात होते हैं उनकी भी सुनवाई में या उनकी भी जो समातें होती हैं वो भी डिले पे डिले होती जाती है, उनको भी इंसाफ जो है वो देर से मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे कानून हो या इंसाफ का कह लें कि कटहरा हो, फिर उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। बैरिस्टर शाहजहां हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। शाहजहां, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जाली FIRs के हवाले से कि उसका रुझान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इस साल के रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 26% जो है जाली और फेक जो FIRs थी वो करवाई गई थी, और जिसकी वजह से जनाब हमारा एक तो इंसाफ के जो तकाजे वो भी पूरे नहीं हो पा रहे और जो बोझ है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। जीत भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मोहलिक कोरोना वायरस पे अभी हमने काबू नहीं पाया था कि शहर के तमाम जो सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें वेक्टर बोर्न बीमारियों से मुतासरा जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। वेक्टर बोर्न बीमारियां जिनमें डेंगू आ जाता है, मलेरिया और टाइफाइड समेत दीगर मौसमी बीमारियां हैं वो शामिल होती हैं। उनकी अलामात और कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की जो अलामात हैं उनमें फ़र्क करना एक मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि इन सब बीमारियों की अलामात तकरीबन एक जैसी ही होती हैं, जिसकी वजह से पहले से ही मुश्किलात के 2-4 शोबा सेहत पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये वेक्टर बोर्न बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इनकी अलामात और कोरोना वायरस की जो अलामात है उनमें क्या फ़र्क किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, और ये बीमारियां कितनी खतरनाक भी साबित हो सकती हैं, इस पर अभी हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब लाहौर में जितने भी तिब्बी माहिरीन हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो खासे कम आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी वेक्टर बीमारियों के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपके अगर तजर्बे के बारे में पूछूं तो आप क्या वजह लगती है, क्यों इस मौसम में या एकदम ही ये जो वेक्टर बीमारियों के मरीज़ हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं? देखें मुनीबा, ये जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, ख़ासकर डेंगू, ये मच्छर से फैलते हैं। जैसे आपने कहा जी, वेक्टर मच्छर ही है, इसमें चाहे वो एडीज़ इजिप्शिया है या फैल्सीपेरन है मलेरिया का। तो ये जब मौसम में गर्मी कम होती है और बारिशें होती हैं और वेपर प्रेशर या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो ज़ाहिर है कि ये मच्छरों को ब्रीडिंग के लिए या इनके नशो नुमा के लिए बहुत मुफीद ये मौसम हो जाता है। तो लाहौर क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में है जहाँ ट्रांजिशन जब होती है तो कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी होपफुली दिसंबर में, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है उस वक्त तक बहुत लोग बीमार भी हो चुके हों और कई अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठे हों। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त क्योंकि कोविड के भी केसेस हम देख रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा किसी कदर कम है, और ज़्यादातर जो केसेस हम कोविड के देख रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं जो, और वो सीरियस भी हो रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, अभी रिसेंटली हमारी तहकीक हुई कि आपको अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई तो आपका 11 गुना ज़्यादा चांस हो जाता है हॉस्पिटल दाखिल होने का, अगर 11 गुना, नॉट 11%, और फिर आपकी शरह अमवात भी तकरीबन 20 से 21 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए एक तो ये है कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए फौरी तौर पे, और बच्चों को भी लग रही है जो कि बड़ी खुश आइन चीज़ है, इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। दूसरा, जो भी कोरोना की एहतियात हैं, चाहे वो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग है, मास्क है या हैंड हाइजीन है, वो अभी बहुत ही अर्ली होगा अगर हम गिव अप कर दें, जो कि गिव अप कर रही है पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरा, ये जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये तो देखें इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है सफाई सुथराई से। अगर आपके सुथराई सफाई जो गवर्नमेंट के लेवल पे सॉलिड वेस्ट है या वासा का अमला है, या आपने घर के अंदर या स्कूलों में या दफातर में या अपने चैनल के दफ्तर में आपने ख़ुद रखनी है, तो ये अमल में लाना चाहिए। और हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान सफाई निस्फ़ मान है। अगर वो निस्फ़ मान हमारी ज़िंदगियों में आ जाए तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सोर्स रिडक्शन करें, कि कहीं पे हम साफ़ या गंदा पानी खड़ा ना होने दें। आपके ये गमले और फूल लगे हुए हैं बड़े खूबसूरत, अगर इनमें पानी डालें तो इतना डालें कि वो जज़ब हो जाए, खड़ा नहीं हो। आपके जो ये नीचे गमलों के नीचे कनालियाँ पड़ी हैं उनमें पानी नहीं खड़ा हो। जो आपके फ्रिज है या एयर कूलर हैं उनके नीचे पानी नहीं, ये छुप के रहता है मच्छर और ये ब्रीड करता है। होता ये है कि ये जो वायरस है, ये भी वायरस है डेंगू की, 4 किस्म की अक़साम की वायरसेस हैं। इस वक्त हम डेंगू 2 की वायरसेस ज़्यादा देख रहे हैं। तो इनको ये चाहिए कि किसी भी ये जब ये वायरस एक्वायर कर लेता है मच्छर, तो इसकी जो फीमेल वैरायटी है वो अंडे देती है, और वो अंडे ऐसी जगह पे देती है जहाँ पे 1 चम्मच पानी काफ़ी है, और वो अंडे हज़ारों की तादाद में देती है, और उनमें ये वायरस चली जाती है। वो फिर किसी ऐसे आदमी या बच्चे को काटते हैं जो बीमार नहीं है, उसमें बीमारी शुरू हो जाती है, फिर उसको मच्छर काट के ये साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी है। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है कि हम सफाई रखें घर के अंदर, बाहर, स्कूलों में, हर जगह पे।
और जहाँ तक फॉगिंग या स्प्रे का तल्लक है उसका भी अफादियत है, लेकिन इतनी ज़्यादा अब नहीं रही क्योंकि ये मच्छर्स ने ओवर द टाइम रेजिस्टेंस एक्वायर कर लिया है। जो फ्रंट लाइन जहाँ पे आप खुश्की नहीं रख सकते वहाँ फिल कर दें रेत से या मिट्टी से, वो गड़े ये वो, और ये हमारा अपना फ़र्ज़ होगा बतौर से शहरी के हम ये करें। हमें ये वॉलंटियर करना चाहिए अपनी और लोगों की और अपने हमसायों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। अगर किसी मोहल्ले में हम देखते हैं कि किसी के घर के अंदर जौहर या कोई पानी खड़ा है तो उसको ज़रूर हम कहें, उस पर प्रेशर डालें, सोशल प्रेशर, बिकॉज दिस इज़ ए सोशल डिजीज़ मोर, कि इसमें सफाई का डायरेक्टली तल्लक है और उसको हमें बहुत ज़रूरी होगा कि ये करें। क्योंकि इस वक्त हम एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब डेंगी है, तीसरा मलेरिया है और जैसे आपने कहा टाइफाइड तो वेक्टर बॉर्न नहीं है, लेकिन वो ओरोफिकल रूट से होती है कि आपके जो जरासीम पहाने में जाते हैं वो कंटेमिनेट कर देते हैं आपके पीने के पानी को या खुराक को। और वो जो टाइफाइड है उसमें रिसेंटली हमारा अपनी स्टडी एक पब्लिश हुई है कि जो टाइफाइड है वो ज़्यादातर दवाइयों से रेजिस्टेंट हो गया, मल्टी ड्रग XDR हम कहते हैं, एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। तो ये भी बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। इसलिए आजकल एहतियात यही है कि हाथ धोएं, जो डेंगी में भी हम कहते हैं, बाथरूम जाने के बाद ज़रूर धोएं और कोशिश करें कि आपके जो फूड हैंडलर हैं जो खाना पका रहे हैं आपके चैनल में या कहीं भी, उनकी स्क्रीनिंग कराएं कि वो कैरियर तो नहीं है टाइफाइड के। और दूसरा ये है कि आप बाहर का खाना नहीं खाएं, जो फ्रूट लेना है आप काटें खुद, बजाय कि रेडियों से कटा हुआ ले लें। वो धोया भी ऐसे पानी से जाता है जैसे आपको पता है कि, और दूसरा उस पर मक्खियाँ बैठती रहती हैं हर वक्त। तो इसलिए इस मौसम में बहुत आपको केयरफुल होना चाहिए क्योंकि लोड शेडिंग भी बीच में हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक वक्त का ही खाना बनाएं, चाहे आप थोड़ा बना लें, बार बार उसको स्टोर नहीं करें। तो क्योंकि जब आप स्टोर करते हैं वो फ्रीज़ होता है, फिर डी फ्रीज़ होता है, फिर आप खाते हैं, तो उसमें चांसेस इन जरासीमों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सर हम देखते हैं कि जो टाइफाइड है ये ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है, उनकी ज़्यादा शरह इसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक ड्राइव भी चलाई थी हुकूमत ने, टाइफाइड की वैक्सीन भी स्कूलों में जाके बच्चों को लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है केसेस में। क्या लगता है आपको? देखें, टाइफाइड की कोई वैक्सीन भी इस तरह की नहीं है कि हम कहें बहुत मुअस्सर है, 100% मुअस्सर नहीं है। और ये बच्चों में भी और बड़ों में और बूढ़ों में भी टाइफाइड हो रहा है, बहुत काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। और टाइफाइड का ये है कि वो ऑब्वियसली उसमें खांसी वगैरह बाद में होती है, पहले बुखार खाली होता है। ठीक है। डेंगी में जैसे हमें पता है कि बुखार ही होता है ज़्यादातर। जो कोरोना है इसमें गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम और छाती की तकलीफ़ होती है। और क्योंकि इसमें भी अब नई से नई म्यूटेशंस आ रही हैं, इस वक्त हम एप्सिलॉन भी देख रहे हैं लाहौर में भी, जो डेल्टा के बाद आई है, जो अमेरिका से आई है, कैलिफोर्निया से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे पहली एहतियात तो यही है कि लोग खुद करें, जो हमने कहा सफाई सुथराई, और खाने की एहतियात करें कि साफ़ खाना, फ्रेश खाना खाएं, फ्रूट खुद काटें बजाय कटा हुआ फ्रूट लेके आने के, या रेडियों से नहीं खाएं, वेंडर से नहीं खाएं। तीसरा, कोरोना की एहतियात करें। उसके बाद डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये एजुकेशन होना कि वो तीनों बीमारियों की इकट्ठा इलाज ना शुरू कर दें, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि वो मलेरिया की भी दवाई दे देते हैं, टाइफाइड की भी दे देते हैं सब। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है कम्युनिटी में। जो टाइफाइड का XDR मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस, वो इसलिए बढ़ रहा है कि हम अब्यूज़ कर रहे हैं। डेंगी में या कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक का, तो जाहिर अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो वो इन सब बंदा ही नहीं, उसके इर्द गिर्द के लोग भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे उस दवाई से, उस एंटीबायोटिक से। तो जब आपको रियली ज़रूरत होगी टाइफाइड में एंटीबायोटिक देने की तो अक्सर वो कोई फ़ायदा ही नहीं आपको पहुंच जाएगी। लेकिन सर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस कश्मकश में भी हैं कि सिम्टम्स इनके बहुत मिलते जुलते हैं, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगी के, तो समझ नहीं आ रही कि किसको डेंगी है और किसको मलेरिया है। देखें निकबा, सबसे पहले अगर आपको बुखार है तो आप मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं, क्वैक को या किसी डिस्पेंसर को, अपनी फार्मेसी पे जाके दवाई ना लें। आप मुस्तनद डॉक्टर को, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में, कहीं भी हो, उसको ज़रूर दिखाएं। और फिर उसका फ़र्ज़ है कि तशखीस करे पहले कि ये है क्या, बजाय देखें इसमें तशखीस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोरोना का ऑब्वियसली PCR है हमारे पास और बाकी ब्लड टेस्ट हैं जो हम काफ़ी
अब बहुत कॉमनली अवेलेबल भी है। डेंगू में हम NS1 करते हैं, जो एक इसकी वायरस का एक पार्टिकल उसी तरह ही देखते हैं, लेकिन वो ब्लड में है NS1। अगर कुछ बुखार के बाद आप जाएंगे तो फिर आप देखेंगे एंटीबॉडीज़, डेंगू की IgM। मलेरिया में ICT मलेरिया का टेस्ट है और बाकी भी हमारे पास। और मलेरिया का बुखार जो है ना वो बढ़ता कम होता है, राइगर से आता है, यानी जो मुस्तनद डॉक्टर है वो तशख़ीस कर सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता चलूँ कि डेंगू को भी हमें लाइटली नहीं लेना। इस वक्त जो डेंगू के केसेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं। लेकिन डेंगू का मैं आपको ये बता दूं, ये 135 ममालिक में है, ख़ासकर इस खित्ते के, और ये सीजनल बीमारी है। जैसे ही मैंने कहा सर्दी होगी, जब टेम्परेचर डाउन होगा या बहुत हाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन जब ये हम जैसे ही इस एंडेमिक सीज़न के अंदर जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे, जब ये ख़त्म होने के करीब आएगी, तब अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम सीरियस केसेस देखें। उसकी वजह यह है कि लोगों को जब दूसरा अटैक होता है डेंगू का, वो ज़्यादा सीरियस होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें डेंगू में भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और ये मच्छर जो है ये आपको काटता है या अलग सुबह ज़्यादातर या शाम को किसी वक्त भी। उस वक्त बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें, कोई ना कोई इंसेक्ट रिपेलेंट लगा के रखें, सफाई रखें। अगर आप एक्सपोज जगह पे सोते हैं तो मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें, ताकि ये मच्छर को आप चांस नहीं दें आपको काटे, और मच्छर को ये भी ना चांस दें कि वो नशो नुमा उसकी हो सके कि आप कहीं पानी खड़ा नहीं होने दें। पानी जगह को भर दें, क्योंकि बरसात है, जौहर को भर दें मट्टी से, सब मिलके मोहल्ले वाले भर दें। अब खुद रज़ाकाराना तौर पे करें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी और उस मोहल्ले के लोगों की भी बच सके। और अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर तेल छिड़क दें मिट्टी का थोड़ा बहुत, ताकि मच्छर नहीं उस पर नशो नुमा कर सके। और इसी तरह टेमीफॉस एक दवाई है जो गवर्नमेंट से फ्री मिलती है, वो उसमें डाल दें, तो उसमें उसका भी इंसेक्टिसाइडल या उसका लार्विसाइडल एक्टिविटी है कि ये लार्वी जो आपके पॉश एरियाज़ हैं, डिफेंस है, गुलबर्ग है, जहाँ फुवारे हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको आजकल बिल्कुल खुश्क कर दें, बंद कर दें। फ़िलहाल जितना ही आप पानी को खड़ा होने का मौका देंगे, उतने ही ये मच्छर ज़्यादा इनके लिए जो है ना अफजाइश हो। जी। तो दूसरी तरफ अगर चलें तो कोरोना की अगर बात करें सर, तो 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया है। तो क्या ये उनके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ जाएंगे, मतलब कोई खदशा तो नहीं है ऐसा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली हमें इसके साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा कुछ कम से कम 5-6 साल। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे अभी तो 12 साल है, ये 8 साल, फिर 6 साल, और अभी 2 साल के बच्चों की एक स्टडी शुरू हुई है क्यूबा में। जी। तो इस तरह मैं समझ रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये वही वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी वही है जो मीज़ल्स की थी या अबोला की थी या उनकी थी, जो बच्चों को कई सालों से लग रही है। तो फिर ये कह सकते हैं ये भी हर साल लगेगी? जी, अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही हुआ है कि देखें, बच्चों की एज कम होती जाएगी क्योंकि बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और बच्चे अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी भी हो रही है उनमें, और उनमें बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो इसलिए बच्चे भी हमारा एहसासा हैं, बल्कि बहुत बड़ा एहसासा है, उनको बचाना माँ बाप का भी फ़र्ज़ है। तो वो ज़रूर लगवाएं, इसको भरपूर फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि उनका एक्सपोजर स्कूल में काफ़ी होता है, तो ज़ाहिर है काफ़ी इकट्ठे बच्चे होते हैं, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी एज कम होकर ये EPI की एज पे भी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा। जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये सेफ़ पाई जा रही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब हार्म हो कि बच्चों में कोई चीज़ कर देगी। और मैं ये जो दूसरा बूस्टर डोज़ की आप बात करें या थर्ड डोज़ की, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है। थर्ड डोज़ तो हम लगा रहे हैं उनको जिनको जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या जो फ्रंट लाइनर्स एक्सपोज्ड लोग हैं, कि उनकी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी करने के लिए, क्योंकि हमें ये समझ लग रही है कि ओवर द टाइम 6 माह के बाद काफ़ी हद तक फॉल होती है आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन जिससे जो आप एक्वायर करते हैं। जो बूस्टर डोज़ है वो हम लगाते हैं उन लोगों को जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, कॉर्टिसोन ले रहे हैं अस्थमा की वजह से, या जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर का या कुछ
इस किस्म की चीज़ें हैं, उनको एक्स्ट्रा बूस्टिंग की ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की। तो अब क्योंकि ऑल्दो ये काफ़ी वेरिएशंस भी आ रही हैं और म्यूटेशंस भी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर वैक्सीन्स अभी भी मुअस्सर हैं। अच्छा, तो इसलिए नई वैक्सीन्स भी आ रही हैं। अभी हमारी एक नई वैक्सीन रोल आउट होने वाली है। तो इंशाल्लाह जो डॉक्टर्स हैं, साइंसदान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन इन पाकिस्तान हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं कि हम आपके लिए तहकीक करते रहें और नई से नई इलाज भी लेके आएँ और उससे आपको भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन कोरोना वैक्सीन के हवाले से अभी भी एक कन्फ्यूजन जारी है कि मिक्सड एंड मैच करके हम लोग कोई वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते, क्योंकि फर्स्ट डोज जो है किसी ने मॉडर्ना लगवाई हुई है, दूसरी जाके उन्होंने चाइनीज़ लगवा ली, और कल डॉन न्यूज़ पेपर में भी आपका हवाला दे के ये न्यूज़ छपी हुई थी। तो क्या ये करना महफूज है, मिक्स एंड मैच? देखें, हमारे पास मिक्स एंड मैच या वैक्सीन शॉपिंग का कोई डाटा नहीं है, ना हमारे पास है ना WHO के पास अच्छा। है। WHO की भी स्टेटमेंट यही है कि हम कह नहीं सकते, हो सकता है कि महफूज हो, हमारे पास इसकी नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए हमने एक अपनी वेबसाइट पे एक लिंक दिया हुआ है, और वैसे भी आपके ज़रिए भी हम दे देते हैं कि उस लिंक पे हम चाहते हैं कि जो लोग दुनिया में, अमेरिका में या यूरोप में या पाकिस्तान में ये कर बैठे हैं किसी वजह से, सफ़र की वजह से या किसी और वजह से, या उनको किसी ने कहा तो उन्होंने कर दिया, तो वो उस पर रजिस्टर हो जाएं ताकि हमारे पास सही रियल टाइम डाटा आ जाए। ठीक है। और इस वक्त हमारे पास 9000 के करीब लोगों का डाटा आ चुका है, लेकिन ये डाटा अभी पिछले चंद माह का है। इनको हम फॉलो करेंगे 3.5 साल, हम देखेंगे क्या ये महफूज रहे कि 2 अक़साम की, एक मैसेंजर RNA, एक वायरल वेक्टर वैक्सीन मिक्स की गई, और क्या ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस बेहतर रही इन प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़। तो हमारा जो कॉल सेंटर है उनको फ़ोन भी करता रहेगा, और अगर ज़रूरत होगी तो हम उनके सैम्पल्स भी मंगाएंगे फॉर इम्यूनोजेनिक स्टडीज़। तो ये हम स्टडी इसीलिए ही कर रहे हैं, और ये दुनिया की मेरा ख्याल है एक स्पेन में अब शुरू हुई है हमारे बाद, और एक हम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों से शेयर कर सकें, पूरी दुनिया से आपके लोगों के ज़रिए शेयर कर सकें कि क्या ये रुझान अच्छा है या बुरा है। अभी इस वक्त हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसको सपोर्ट करने का या इसको रिफ्यूट करने का। अभी सिर्फ इस पर रिसर्च और स्टडीज़ अभी हो रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है, VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आए हैं। और जैसे हम बात करते जनाब वेक्टर बोर्न डिजीज़ के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से, दोनों से ही अगर हमने बचना है तो जनाब एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है किसी भी सूरत में। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के, बदलते अंदाज़ों के हवाले से। तो जैसे जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, हमारे ट्रेंड्स भी चेंज होते जा रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल भी बदल रहा है, सोच बदल रही है, और सोशल मीडिया की तेज़ी ने इन ट्रेंड्स को बदलने में एक अहम किरदार अदा किया है। पहले तो नौजवान लड़के लड़कियां हम देखते थे कि अपनी जो वीडियोस या अपनी जो पिक्चर्स थी वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। फिर देखा देखी बड़ों ने भी ये ट्रेंड शुरू कर दिया, लेकिन अब बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। और वो चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हो या फिर आप कह लें कि छोटे छोटे बच्चे हों, वो चाहे 1 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ किड्स ब्लॉगिंग का रुझान भी बढ़ता ही जा रहा है, जिनमें माएँ अपने बच्चों की जो है लाइफस्टाइल के हवाले से सारी स्टोरीज़ और वीडियोज़ और जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड करती हैं, उनके जो पेजेस होते हैं। और ये रुझान दिन ब दिन हम देखते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है। और आज हमने अपने प्रोग्राम में भी एक ऐसी ही मॉडर्न मम्मी को मधु कर रखा है, जिनके 1 साला बच्चे बुराक को हज़ारों लोग इस वक्त फॉलो करते हैं और उसकी क्यूट क्यूट सी हरकतों से महजूज भी होते रहते हैं। वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और लोग उनको उनके नाम की वजह से भी जानते हैं। और उनको किड्स ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया, ये उन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उरूज हैं, जो फैशन ब्लॉगर भी कह सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और उनके साथ छोटा सा बुराक भी मौजूद है। उरूज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उरूज, कैसे आपको ख्याल आया कि आपने बुराक को जो है उसका एक पेज बनाना है, लिविंग अप विद बुराक, और देन मतलब उसको किड्स ब्लॉगर बनाना है आपने?
बस ख्याल इस तरह आया क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रही थी और अच्छा। अपनी मेकअप पोस्ट लगाती रहती थी, अपना लाइफस्टाइल शेयर करती थी और उसी तरह मुझे लगा कि क्यों ना इसकी भी सारी जर्नी शेयर की जाए। इसकी भी जो हम लोग इसके कपड़े खरीदते हैं, जो इसे घुमाने ले जाते हैं, जो खिलाते हैं, मुझे लगता था कि इस तरह लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, न्यू मम्मीज़ की। अच्छा। और मैं इसके ब्लॉग पे हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो बस इसी तरह अपने ही ब्लॉग को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए मैंने इसका बनाया और माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस बड़ा अच्छा है और माशाल्लाह अभी लाखों लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये था कि जैसे मुझे अपना ब्लॉग चलाने में कोई 5-6 साल लग गए, लेकिन माशाल्लाह से ये भी 1 साल का है और इसने तो दिनों में जो है ना वो मिलियंस और इसके व्यूज और 100 के इसका हो भी गया है। हाँ। तो आई थिंक लोग बच्चों के जो हैं वो ब्लॉग्स बनाने चाहिए, इससे काफी लोगों की हेल्प होती है, काफी लोगों को फैशन आइडियाज मिलते रहते हैं। बच्चों के हवाले से बड़े कंफ्यूज रहते हैं, हाँ, कि माँ उन्हें बाप भी। घुमाएं क्या, कहाँ उन्हें खिलाएं क्या, उनके कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करें, तो वो थोड़ा सा ये कि मुझे मजा आता है उसके व्लॉग को रन करने का। तो मतलब अब ये छोटा सा है, 1 साल का है, लेकिन इसकी पिक्चर्स भी मैं देख रही थी, वीडियोस भी देख रही थी, बड़े प्रोफेशनली भी इसके जो है वो हुआ हुआ है, शूट भी हुआ हुआ है। तो बच्चे को पिक्चर खिंचवा के उनको बिठाना, सेटल करना बड़ा मुश्किल काम होता होगा। अभी के लिए मेरा इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि जब बेबी कुछ मंथ्स का होता है तो बेबी इतना मूवमेंट नहीं होती, तो आप उसको प्रॉपरली रेडी कर सकते हो। उसके सोए उसको सारे कॉस्ट्यूम में चेंज करवा देती थी और उसका जो है वो हम लोग हार्डली 10 मिनट्स में शूट कर लेते थे। अच्छा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो ये जो अब चलना स्टार्ट हो गया है तो अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया इसकी जो है ना वो वीडियोस बनाना, लेकिन मैं स्टिल इसके लिए टाइम निकालती हूँ और इसकी हर जो है हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो अभी कितना वक्त लग जाता है, मतलब इसको संभालते हुए, इसको चीजें करते हुए? सुबह से स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि आज ये हाँ, करना है, बिल्कुल बुराक के बनाना हवाले पड़ता है। से फिर इसकी नींद उस दिन हमने पूरी करवानी होती है कि सुबह इसका शूट है, ताकि जो है इनके फोटोग्राफर तंग ना हो, अच्छा। बच्चा मूडी मतलब मूड शो ना करे। तो इसकी प्रॉपर एक दिन पहले नींद होती है, फिर इसको सुबह तैयार करना होता है, फिर इसके मूड्स देखने होते हैं कि अभी इसका मूड अच्छा है, चलो इस घंटे में अच्छा है, जल्दी से शूट करो। हाँ। तो बच्चों के काफी डिफिकल्ट शूट्स होते हैं, लेकिन ये कि हम लोग उसे तकरीबन हाफ एन आवर में कर लेते हैं कंप्लीट। लेकिन अरूज हम देखते हैं कि मतलब बच्चे एक तो मूडी भी होते हैं, लेकिन दूसरा ये कि अब हम लोग देखते हैं कि अब हम आके ज़रा सोशल होना शुरू हुए हैं और मशहूर होना शुरू हुए हैं। आपका बेबी बुराक जो है अभी से इतना मशहूर हो गया, तो बाहर जाती होंगी तो लोग पहचानते होंगे बुराक को, तो कैसी एक्साइटमेंट होती है? बिल्कुल लोग पहचानते हैं। पहले तो क्योंकि इसके बाबा मॉडल हैं काफ़ी फेमस, तो उनको भी पहचानते हैं लोग, मुझे भी पहचानते थे एज अ मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन अब जो मुझे लगता है जितने लोग अब जानना शुरू हुए ना वो पहले नहीं जानते थे। तो अब लिटरली कहीं पे भी जाओ तो लोग इसकी फैमिली से, बुराक फैमिली से तो कोई ना कोई मिलता ही ज़रूर है और बहुत अच्छा लगता है। लोग बहुत प्यार करते हैं, इसके साथ पिक्चर्स लेते हैं, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो ये चीज़ है बेबी बुराक की। हम जनाब बात कर रहे थे कि इस वक्त वो आप कह लें कि लाइमलाइट में, अभी 1 साल का है, तो जैसे ही बड़ा होता जाएगा जनाब उसकी फॉलोइंग भी बढ़ती जाएगी और लोग देखेंगे कि बुराक अपने दिन में क्या एक्टिविटीज़ करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तो ज़्यादा आप लोग फिर लाइव सेशंस भी करते होंगे लोगों के साथ, तो फिर क्या लोग ज़्यादा क्या कॉमन क्वेश्चंस करते हैं बच्चों के हवाले से? आई थिंक बच्चों के ज़्यादा यही होता है कि इसके जो है वो आप कपड़े कहाँ से बाय करते हो, मतलब बच्चों के इतने स्टाइल्स नहीं लोग दिखाते। हाँ। कि बच्चे की प्रॉपरली शूज और उसकी स्टाइलिंग, उसके इवन हेयर स्टाइल्स मैं इसके काफ़ी चेंज करती रहती हूँ। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि आप ये सब कैसे करते हैं, हमें उसकी वीडियोस बना के दिखाएं, उसकी स्टोरीज पोस्ट किया करें, आप लोग इसे घुमाते कहाँ पर हो, आप लोग इसे खिलाते क्या हो। अच्छा। स्पेशली इस उम्र के बच्चे का ना ये बहुत होता है, तो फिर हम उन्हें स्टोरीज के थ्रू डिफरेंट आइडियाज़ देते रहते हैं और इससे काफी लोगों की हेल्प होती रहती है, हमें भी बहुत मजा आता है। और जैसे आपने अरूज कपड़ों की बात की है, मुझे याद है बच्चों जो लड़के होते हैं ना उनके इतने ज्यादा डिजाइन नहीं होते कपड़ों में, लड़कियों की बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, तो इसलिए भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जनाब लड़कों के हवाले से क्या करें, इनको ड्रेसअप किस तरह करें डिफरेंट इवेंट्स के अकॉर्डिंगली, और फिर इतने से बच्चे को कैसे आपने जो है ना वो ड्रेसअप करना है और वो कंफर्टेबल भी रहे और वो जो है उसमें पोज भी कर सके। तो बस हम इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि जी ये वाला आज आउटफिट पहना था तो इसकी ये हालत हुई है, आज हमने इसको ये पहनाया था तो ये हालत, तो उससे लोगों को बहुत आइडियाज़ मिलते हैं, वो माइंड प्रिपेयर रखते हैं अपना कि यार ये होने वाला है बच्चों के साथ। तो आप, मैं देख रही थी आपने मंथ्स में, मतलब 1 साल का हो गया, आप लोग हर मंथ इसकी बर्थडे भी करते थे, तो वो थीम कैसे सोचते थे, क्या करते थे उसके? बस इसके बाबा को शूट्स वगैरह का बहुत शौक है, उनके फ्रेंड्स हैं सारे इंडस्ट्री में, तो उनको होता है कि हम इसका शूट करते हैं, कोई कहता है हम इसका शूट करते हैं। इसके जो चाचा हैं वो भी टिकटॉकर हैं काफ़ी फेमस, तो उनके भी फ्रेंड्स वगैरह वो आना जाना, और उन्हें भी बहुत शौक था कि जो है वो जो है ना बुराक की फ़ोटो शूट करें या उसको अपने
व्लॉग्स में ऐड करें ये वो, तो बस इस तरह से जो है वो चलता रहा। हाँ। क्वेश्चन ही भूल गई। तो मुझे बताइएगा, अब अगर बुराक से थोड़ा हट के जरा बात करें, हाँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, तो क्या ब्यूटी टिप्स आजकल क्या चल रही हैं, ब्यूटी में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें इन है, कौन सी चीजें इस वक्त आउट हो चुका है फैशन से? अच्छा, मैं क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरा है तो प्रॉपर सैलून, लेकिन मैं जस्ट ब्राइड्स करती हूँ सिग्नेचर। तो जो मेकअप के हवाले से मैं बता देती हूँ कि मेकअप में जो है ना आजकल काफ़ी चेंज आ गया। जो पहले हमारी ब्राइड्स बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, बहुत ग्लिटरी आईज, रेड लिपस्टिक, उस तरह से लाइक किया जाता था, बहुत ही मेसी बंस, लेकिन आजकल वो सब चेंज हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ड्यूई सी जो है वो, और अपने ही कॉम्प्लेक्शन में रहना ये लोगों ने सीख लिया है। अच्छा। और अब लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे स्किन के अकॉर्डिंगली बेस चाहिए और बहुत नेचुरल चाहिए, और मुझे हैवी ग्लिटर्स नहीं चाहिए, मुझे लाइट सॉफ्ट मैट में भी बहुत ब्राइड्स मेकअप लेके जा रही हैं, और सॉफ्ट लिपस्टिक का जो है। कितना चैलेंजिंग होता है ये ब्राइडल मेकअप करना, क्योंकि पहले बड़ा रवाज होता था कि अगर हम मतलब एक पिक्चर आ जाती थी हमारे पास और हम कहते थे ये अब आपने इस तरह का मुझे बनाकर भेजना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मैं फिर अपनी ब्राइड्स को जो है ना वो प्रॉपर गाइड करती हूँ कि जो है आप अपना माइंड इस तरह का बनाएं कि जो चीज़ आप पे अच्छी लगेगी वो दूसरे पे अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। अगर आप एक मेरे पास एक्ट्रेस ले आती जी, करीना कपूर का मेकअप ले आते हो कि मुझे करीना कपूर जैसा मेकअप, नहीं, मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फीचर्स और हैं, उसके कॉम्प्लेक्शन और है, वो उसको वो कैरी किसी और तरीके से करिए। फिर मैंने ये भी देखना होता है कि किस लाइटिंग में मेरी ब्राइड्स आ रही है। आजकल डे इवेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो फिर मुझे उस डे इवेंट के हिसाब से सॉफ्ट और बहुत ही डिसेंट मेकअप जो है ना, जो कैमरे में तो अच्छा लगे लेकिन सामने से भी बहुत अच्छा लगे, तो उसके लिए फिर हम बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल मेकअप देते हैं। मतलब वो उनको कन्विंस करना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, प्रॉपर जो है ना हमें माइंड जो है ना वो बनाना पड़ता है, और फिर वो कह रही होती है यार नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे वही चाहिए वही चाहिए। लेकिन फिर ये है कि आई थिंक मेरी क्लाइंट्स के साथ काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो मेरी बात मान लेती है। बात मान लेती, क्योंकि जो एक मेकअप आर्टिस्ट होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जान रहा होता है कि क्या आजकल इन है, क्या आउट है, क्या आप पे अच्छा लगेगा। दूसरा, जैसे आपने बताया कि डे वेडिंग भी ज्यादातर आज का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें अगर हमारी आंखें लाउड हैं, लाउड मेकअप हुआ है, हैवी मेकअप हुआ है, तो लिप्स जो हैं वो न्यूड में जाने चाहिए, शिमरी मेकअप होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? मुझे लगता है अगर डे लाइट है ना, तो एक तो आपको सबसे पहले अपनी बेस पे वर्क करना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट रखें। दूसरा, हाइलाइटर कुछ लोग बहुत डे मेकअप में लगा देते हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। हाइलाइटर नहीं होना चाहिए, या बहुत इतना लाइट होना चाहिए कि वो जस्ट आपके कैमरे में थोड़ा सा नजर आए, लेकिन प्रॉपर आपका फेस जो है ना वो ब्लिंग ब्लिंग नहीं होना चाहिए। देन आप ग्लिटर हटा दें अपने मेकअप से, उसको मैट आइज लेके जाएं एंड गो फॉर अ सॉफ्ट पाउट। आप थोड़ा सा टिंटेड लिप्स चल रहे हैं आजकल, तो आप वो रखें, ना कि प्रॉपर एक वो जो है ना ब्राइट किस्म का पाउट जो है ना वो डे लाइट में आई डोंट थिंक वो चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर नाइट में अगर हम लोगों ने जाना है वेडिंग में, तो उसके नाइट हवाले से यू क्या कैन करना गो है? फॉर हाइलाइटर्स, यू कैन गो फॉर हैवी बेस, क्योंकि नाइट की जो लाइटिंग्स हैं उसमें आपका जो है ना वो बर्दाश्त कर सकती है। यू कैन गो फॉर ग्लिटर्स, आप पाउट भी जो है, अपने लिप्स भी जो है वो आप डार्क रख सकते हो। नाइट का जो है वो टोटली डिफरेंट होता है और डे का बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ। और आई थिंक जिस मेकअप आर्टिस्ट को इसमें डिफरेंस नहीं पता ना, वो फिर काम खराब होता है, क्योंकि जाहिर है वो लाइटिंग के हिसाब से मेकअप नहीं है तो वो अच्छा लगता ही नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये चीजें मेरे ख्याल से छोटी छोटी टिप्स छोटी सी हैं, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा इससे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। डिजास्टर। और आजकल जो है जैसे हेयर डूज बहुत चल रहे थे कि बड़ी बड़ी ब्रेड्स, बड़े बड़े बंस, तो आजकल जो है वो ब्राइड ज्यादातर स्लीक हेयर डूज के साथ जाती हैं कि नहीं जी हमें बहुत ही एलिगेंट सा बन चाहिए, उसमें जो है हमें थोड़े से फ्लावर्स ऐड कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता, आजकल लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से कर्ल्स निकाल दें, यहाँ से बाल बना दें, तो वो एक मुझे लगता है लोग जो है ना वो पुराने वक्त में चले गए हैं, जैसे पुरानी ब्राइड्स बहुत सिंपल, बहुत इनोसेंट लगती थी। मुझे लगता है वो ट्रेंड दोबारा आ गया। ब्राइड्स दोबारा चाहती हैं कि हम उसी तरह क्यूट और इनोसेंट लगे अपनी शादी पे। ठीक है। और आजकल जैसे हेयर डाइज की अगर बात करें तो वो किस तरह का चल रहा है? आज ये तो डिपेंड करता है कि एक तो आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल देखना पड़ता है, दूसरा हमें देखना पड़ता है कि आपका जो है ऑब्वियसली आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, क्योंकि उसके हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे हम जैसे ज्यादातर एशियन लोग हैं, जो हमारा ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक ब्राउन्स में जाएं आप। अच्छा। हाँ, ब्राउन कलर में जाएं, ना कि ब्लॉन्ड्स में जाएं। और आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है फेस फ्रेमिंग का, तो बहुत लोग
सैंड और उस कलर्स में चले जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो सिर्फ पिक्चर की हद तक अच्छा लगता है, ओके, लेकिन लाइव आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही होती। तो आप जितने मीडियम ब्राउन्स और ब्राउन्स में जाएंगे उतना ज्यादा नेचुरल लगेगा। और आजकल अरूज बलियाज भी तो चल रहा है, बलियाज और चल रहा बाकी है, भी लेकिन अगेन colours फिर वो लोग चल यही रहे हैं। करते हैं ना कि ऊपर से फिर प्रॉपर जेट ब्लैक रख लेते हैं, देन नीचे बहुत ही लाइट कलर होता है। वो जब आप बहुत- धूप में निकलते हैं तो उनके हस्बैंड भी कह रहे होते हैं तुम्हारे ना बाल जला दिए सैलून हाँ। वाली ने। लेकिन वो हम इंस्टाग्राम देखते हैं, वो मॉडल्स ने करवाया होता है, हमें लगता है कि ये चीज अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं, आपको हमेशा वो चीज अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। हाँ। और फिर आपको देखना चाहिए कि आप किस टाइप के आउटफिट्स कैरी करते हैं। अब आपने पहनी हुई है शलवार कमीज और ऊपर आपके बाल है फुल जो है ग्रे कलर के, तो आई डोंट थिंक कि वो जाएगा। हाँ, अगर आप वेस्टर्न ज्यादा वेयर करते हो तो आप बाल भी जो है वो वैसे रख सकते हो। लेकिन किसी प्रोफेशनल के पास जाना कितना जरूरी है? मतलब गली मोहल्लों में भी सैलून्स होते हैं, लड़कियां वहां पर भी चली जाती हैं, फिर अपने बालों का, अपने चेहरे का सत्यानाश करवा कर आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि बालों के मामले में रिस्क ना लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो खराब होगी, एक दफा दोबारा नहीं आनी, वापस नहीं आपको कटवाने ही पड़ेंगे, आपको दोबारा से ग्रो करोगे, आपके सालों जो है ना लग जाएंगे। तो आजकल वैसे ही हेयर ग्रोथ जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है होना, हाँ। पहले वाली चीज नहीं रही। तो उसमें ये है कि प्रोफेशनल के पास जाएं, एक दफ़ा उससे पूरी कंसल्टेशन लें, अपने बालों को जो है उसका एक प्रॉपर हमारा छोटा सा टेस्ट होता है, हम देखते हैं आपके बालों को कौन सा कलर कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने कलर दिखाया तो हम वो कर देंगे, हम देखेंगे आपका बाल इसमें डैमेज हो रहा है तो हम नहीं करते। उतना केमिकल आपके बालों को देते हैं जितना केमिकल आपके बाल बर्दाश्त कर सके। तो कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ अरूज, कोई ऐसी आई हो जिसके बालों का कोई हाल ना रहा हो और अब आपको कह रही हो कि मेरे बाल ठीक कर दें? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं कि बाल उनके लिटरली बर्न हुए होते हैं, हाथों में आ रहे होते हैं, लेकिन ये कि फिर हम जितना कर सकते हैं हम वही करते हैं। और फिर हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि देखिए जब आप सैलून पे जाते हो आप प्लीज उन्हें पिक्चर जरूर दिखाएं कि आपका माइंड ये है, बट उन्हें फोर्स मत करें वो चीज करने पे, क्योंकि फिर वो करने के लिए ना, और आपको ना मतलब वो नहीं चाहते कि उनका क्लाइंट जाए, हाँ। तो वो कर रिस्क ले लेते हैं, देन आपके बाल जो हैं वो फिर तबाह हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आप वो चीज करवाएं जो आप पे सूट भी करे, आपके बाल भी सेफ रहे और आप बार बार कलर्स करवा भी सको, क्योंकि ट्रेंड तो जो है ना 2 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। आज किसी एक्ट्रेस की शादी हुई, अगले दिन वही कलर लोगों ने करवाना है। एग्जैक्टली। तो ये हमारा जो है ना लोगों को होता है कि जो चल रहा है टीवी पे वो फॉलो जरूर करना। मतलब ट्रेंड आप फॉलो करें, लेकिन किसी प्रोफेशनल के पास जाएं जो आपका जो ना स्किन है और ना ही बालों के साथ खेले, मतलब उनका जो बुरा हाल ना कर दे, और आप आगे भी ट्रेंड को फॉलो करते रहे। उरूज हमारे साथ मौजूद थी और उनके साथ बुराक भी हमारे साथ मौजूद थे। उरूज, बहुत शुक्रिया आपका, और आप यहाँ पर आई हैं और बुराक को और अपने हवाले से आपने हमें अपडेट किया है। जनाब, बेबी ब्लॉगर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पहले तो हम लड़के लड़कियाँ और बाकी भी बड़ों के हवाले से हम देखते हैं कि वो अपने ब्लॉग चला रहे थे, तो अब किड्स ब्लॉगर्स भी मैदान में आ चुके हैं और बुराक से हमने आपको मिलवाया है, और देखते हैं कि अब बुराक को देखते देखते और कितने किड्स ब्लॉगर जो है वो सामने आते हैं। मुझे जनाब अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, एहतियात ज़रूरी है, वो चाहे कोरोना हो, जो भी वेक्टर बोर्न डिजीजेज हो, आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना।